वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 26 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम दो मुद्दों पर और बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि उन्हें टेलीग्राम में ओनली आईएएस सर्च करने पर चैनल नहीं मिल पाता और डिफरेंट चैनल दिखते हैं। तो इसका अच्छा सा सोल्यूशन तो ये है कि आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिए। आपको सीधे सीधे अपना ये जो चैनल है वो वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ्स अवेलेबल मिलती हैं, इंक्लूडिंग द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप सीधे सीधे भी चैनल तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है कि हम शायद थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि हाल फिलहाल में यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है उसमें हमने भी देखा कि वो टॉपिक से क्वेश्चंस को काफ़ी डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे वीडियो की लेंथ और टॉपिक की डेप्थ के बीच में, ताकि हम एक सर्टेन टाइम लिमिट में इन डेप्थ कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अपने टॉपिक को कवर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दी जाती है स्टेट्स के द्वारा उसके विड्रॉल से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सीबीआई को स्टेट में प्रोब करने के लिए, यानी कि केसेस चलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो जनरल कंसेंट अभी तक महाराष्ट्र ने दी हुई थी वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने भी सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। ये बात लगभग 1 साल पहले की है और अब ये न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र ने भी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब सामान्य भाषा में तो सहमति होता है, यानी कि वो राज्य सहमत है कि आप आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देखिए, सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत गवर्न होता है, यानी कि उसी के तहत कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है या कार्यवाही करनी है तो उन्हें उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी, उनकी सहमति आवश्यक होगी, तभी जाके वहाँ पर वो कोई प्रोब चला सकते हैं। अब जो कंसेंट होती है सीबीआई के लिए वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है केस स्पेसिफिक कंसेंट और दूसरी होती है जनरल कंसेंट। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू जनरल कंसेंट, यानी कि हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इस दूसरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बट केस स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब क्या है हम वो भी समझ लेते हैं। केस स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब ये होता है कि जो सीबीआई है इन जनरल जो उनका जुरिस्डिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है या फिर उस पार्टिकुलर स्टेट में कोई वायलेंट क्राइम हुआ है, सीबीआई उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, ऐसी स्थिति में उस केस स्पेसिफिक इशू पर उन्हें उस राज्य सरकार की संस्तुति, कंसेंट या सहमति लेनी होगी। मतलब केस टू केस उन्हें वहाँ पर अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूंकि देखिए, जो सीबीआई है वो इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ पर कार्रवाई कर सकता है या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर वो जो एम्प्लॉय है वो किसी स्टेट में एम्प्लॉयड है, ऐसी कंडीशन में सीबीआई को उस स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो वहाँ पर भी उस राज्य की अनुमति आवश्यक होगी। लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो ऑथोराइज्ड हैं, उनका जुरिस्डिक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, इसीलिए राज्य उसमें ज़्यादा तामझाम करते नहीं हैं। रैदर वो एक जनरल कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है, आपका तो जुरिस्डिक्शन ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट में, तो अगर वो हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपको जब मर्जी आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, पता करिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। ये होती है जनरल कंसेंट जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपने स्टेट में भी नॉर्मली देकर रखते हैं। मोर एंड लेस ज़्यादातर स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए अपने खुद के स्टेट में भी सीबीआई को जनरल कंसेंट देकर रखते हैं, ताकि सीबीआई को पैन इंडिया लेवल पे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कोई स्टेट इस जनरल कंसेंट से विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय अगर राज्य में एम्प्लॉयड है तो वहाँ पर भी अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो नए केसेस के लिए उन्हें उस स्टेट की अब कंसेंट लेनी पड़ेगी। बिना कंसेंट के वो जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सीबीआई अब फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर पाएगी अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने के पहले जो केस उन्होंने रजिस्टर कर लिया था वो उस पर काम करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसा केस है जो किसी, सपोज करिए कि स्टेट ए ने जो जनरल कंसेंट है उससे खुद को विड्रॉ कर लिया, स्टेट बी का कोई केस है जिसने
जनरल कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है और सीबीआई यहाँ के केस को प्रूव कर रही है, लेकिन इस केस में इन्वॉल्व एक इंडिविजुअल स्टेट ए में रहता है, तो सीबीआई के पास अधिकार होगा कि वो जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वो केस स्टेट बी से एसोसिएटेड है। तो सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तहत काम करती है। इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 में बनाया गया। ये जो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज हैं, इंटरपोल एक इंटरनेशनल लेवल का पुलिसिंग एजेंसी है, उनकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ सीबीआई कोऑर्डिनेट भी करती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम के बारे में है। हाल ही में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ये है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें और टाइमली प्लान बना सकें और फ्लडिंग की जो एक्चुअल इवेंट है उसके बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा कर सकें। फ्लैश फ्लड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, जो फ्लैश फ्लड होता है वो अचानक से आने वाला फ्लड होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अचानक से फ्लड आ जाता है। अब ये अचानक से फ्लड आता कैसे है? सडन सर्ज ऑफ वाटर लेवल, अचानक से जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ जाता है क्योंकि बारिश बहुत तेजी से होने लग जाती है। देखिए, जो हमने केदारनाथ में देखा था, जो फ्लड आया था, दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड। मुंबई में अक्सर फ्लैश फ्लड आते हैं, बहुत तेजी से पानी बरसेगा और अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं और बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। एक तो फ्लड आता है जो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक फैला रहता है, बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। बिहार में फ्लड आता है, पूरा बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है, तो वो तो लार्ज स्केल फ्लड होते हैं। फ्लैश फ्लड्स अचानक से आते हैं, कुछ समय बाद वो खत्म भी हो जाते हैं। बारिश जब शुरू होती है और फ्लड का जो हाई पीक है उसे अवेल करने में फ्लैश फ्लड्स में महज 6 घंटे का समय लगता है और इसीलिए इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये अचानक से आ जाते हैं। जो फ्लड की सिचुएशन होती है वो ड्रेनेज सिस्टम के चोक होने की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फ्रिक्वेंट और एक्सट्रीम रेनफॉल क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बढ़ ही गए हैं, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम इसमें हेल्प कैसे करेगा? US बेस्ड हाइड्रोलॉजिक रिसर्च सेंटर है एक, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साउथ एशियन कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसकी मदद से हम फ्लैश फ्लड को भी पहले वार्न कर सकें, इसके बारे में तैयारी कर सकें। इसी उद्देश्य से US बेस्ड हाइड्रोलॉजिक रिसर्च सेंटर ने साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को डेवलप किया। वार्निंग मैकेनिज्म में होगा ये कि अगर फ्लैश फ्लड आने वाला है तो हम कुछ समय पहले ही जानकारी दे पाएंगे। जो थ्रेट है उसके लिए हम 6 घंटे पहले वार्निंग दे पाएंगे। अगर रिस्क ज़्यादा हो गया, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया है खतरे का, 24 घंटे पहले इसकी हम एडवांस में जानकारी दे पाएंगे इस मैकेनिज्म के जरिए, और 12 घंटे पहले वाटरशेड लेवल के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। इंडिया जो है इस वार्निंग सिस्टम को लीड करेगा। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया खुद के लिए भी, मतलब 5 कंट्रीज़ के लिए भी जो हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल डेटा है वो इन देशों के साथ इंडिया शेयर करेगा। इंडिया का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA है, और सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने मदद की है या इस सिस्टम के डेवलपमेंट में अपनी पार्टनरशिप को इंश्योर किया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के बारे में है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया एग्जैक्टली 23 अक्टूबर को। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि हम स्नो लेपर्ड के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनके कंजर्वेशन को कंट्रीब्यूट करें। स्नो लेपर्ड के बारे में बात करते हैं। स्नो लेपर्ड इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। हुआई, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही आसानी से छुप जाते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और ये पकड़ में भी नहीं आते, इसीलिए इन्हें पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये एक इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं माउंटेन इकोसिस्टम के लिए। अगर ये वहाँ पर मौजूद हैं मतलब माउंटेन इकोसिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। अगर इनकी संख्या घट रही है मतलब माउंटेन इकोसिस्टम वीक हो रहा है, क्योंकि फूड वेब में प्रेडेटर्स की लिस्ट में ये टॉप पर आते हैं, इसीलिए ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। हैबिटेशन की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। स्टीप माउंटेन रेंजेस जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया की हैं वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहने की क्षमता रखते हैं। इंडिया के जो कुछ स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर, अभी यूटी में कन्वर्ट हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इंडिया काफ़ी यूनिक कंट्री है क्योंकि जो 5 बिग कैट की प्रजातियां हैं इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड वो इंडिया में पाई जाती हैं। स्नो लेपर्ड के अलावा जो 4 बिग कैट की प्रजातियां हैं वो हैं लॉयन, टाइगर, कॉमन लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और वहाँ पर स्नो लेपर्ड की अच्छी प्रेजेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है।
साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करें तो वहां पर भी इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। ओवरऑल अगर मैं बात कहना चाहूं तो वो ये है कि हर मैकेनिज्म में इसे हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है। थ्रेट क्या है? देखिए, जो इनका प्रे पॉपुलेशन है, जो वो शिकार करके खाते हैं, वो लगातार कम हो रहा है, इलीगल पोचिंग हो रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है उनकी लोकेशंस में। इसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो लगातार गिरती चली जा रही है। इनके कंजर्वेशन के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं इंडिया के द्वारा। अभी हाल ही में हिमाल संरक्षक इनिशिएटिव लिया गया है। ये एक प्रकार का कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है। 23 अक्टूबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया है। इट इज़ वेरी लेटेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। उद्देश्य यही है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके पहले सिक्योर हिमालय एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसमें GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड PSL इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करके जो स्नो लेपर्ड है उनके कंजर्वेशन को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ILO गवर्निंग बॉडी के बारे में है। हाल ही में इंडिया को ILO के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्निंग बॉडी ILO की वो बॉडी है जो सारे एग्जीक्यूशंस किया करती है, मतलब सारे काम काज डेली बेसिस के या फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग वो गवर्निंग बॉडी ही करती है। और गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप पाना निश्चित तौर पर एक सम्मान की बात है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा, उन्हें चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट किया गया है। देखिए, अगर कोई लेडी हो तो चेयरमैन मत बोलिएगा। यूजुअली हमारी आदत होती है चेयरमैन बोलने की, तो चेयरमैन तब होगा ना जब वो मैन होगा। अगर वुमेन है तो चेयर वुमेन होंगी। अगर आप जेंडर न्यूट्रल वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेयर पर्सन कह दीजिए। इन्हें गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप दी गई अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के बीच में। गवर्निंग बॉडी एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एज आई टोल्ड यू। ये साल में 3 बार मिलते हैं, मार्च, जून और नवंबर में। जो गवर्निंग बॉडी है उसके कई सारे काम होते हैं। ILO की पॉलिसी डिसीजंस को लेना, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस जहां पर लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाया जाता है ILO के द्वारा, उसका एजेंडा यही गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है। ये प्रोग्राम और बजट तैयार करते हैं और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट भी करते हैं। ब्रॉड पॉलिसीज ILO की तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ही तैयार की जाती हैं, जो साल में एक बार होती है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, ILO के बारे में बात कर लेते हैं। ILO एक ट्राईपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है। अब ये वर्ड ट्राईपार्टाइट का क्या मतलब है? क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। 3 हो गए ना। वर्तमान में 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ये लेबर स्टैंडर्ड बनाते हैं, पॉलिसीज को डेवलप करते हैं ताकि सभी वर्कर्स के लिए डिसेंट वर्क तैयार किया जा सके। ILO फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी UN की 1946 में। इसे इनिशियली लीग ऑफ नेशंस के तहत बनाया गया था। इनका जो प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड तैयार किए जाएं ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वो उसके लिए कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस का सहारा लेते हैं। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पीस प्राइज 1969 में इनको मिला था। देखिए, ये एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, वेसो ट्रेंड्स रिपोर्ट आप बोल सकते हो इसको। इंडिया जो है वो ILO का फाउंडिंग मेंबर था। 1922 में जो ILO की गवर्निंग बॉडी थी उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिली और जो फर्स्ट ILO ऑफिस इंडिया में स्टार्ट हुआ दैट वाज इन 1928। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी, उसी के साथ अटैच करके ILO को भी बनाया गया था। बाद में लीग ऑफ नेशंस तो खत्म हो गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, तो ILO ने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। अगला आर्टिकल सर सैयद अहमद खान के बारे में है। 17 अक्टूबर को हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1817 में एक ऐसी फैमिली में जन्म हुआ था जो मुगल कोर्ट के काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। कई तरीके के डिस्टिंक्शंस हैं सर सैयद अहमद खान जी को। वो एक सिविल सर्वेंट थे, जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, सोशल रिफॉर्मर थे और हिस्टोरियन भी थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, 1857 के रिवोल्ट के पहले तक। उन्होंने देखिए एक पैम्फलेट भी लिखा था, उसका टाइटल था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था देशभक्त मुसलमान के नाम से। एक्चुअली में हुआ यह था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज मुसलमानों से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये क्रांति मुसलमानों ने की है, इससे उन्होंने मुसलमानों को एडवांटेज देना बंद कर दिया। सर सैयद अहमद खान जी इससे चिंतित थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि इस रिवोल्यूशन में सिर्फ मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि इसके कुछ और अन्य कारण भी हैं। सर सैयद अहमद खान जी फर्स्ट और फोरमोस्ट पायनियर माने जाते हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को तवज्जो दी। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि मुसलमान तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी की थी।
उन्हें एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी याद किया जाता है, जहां पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट किया, इनटॉलरेंस, इग्नोरेंस, इरेशनलिज्म, इन सभी का विरोध किया। उन्होंने पर्दा, पॉलीगेमी और जो इजी डाइवोर्स है उसका भी विरोध किया। इसीलिए जो रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस समय हुआ करते थे, उन्होंने सर सैयद अहमद खान का विरोध करना भी शुरू किया, एवं उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया। तहजीबुल अखलाक, इसका मतलब इंग्लिश में सोशल रिफॉर्मर होता है, वो उनकी एक मैगजीन थी जहां पर उन्होंने लोगों की कॉन्शियसनेस को अवेक करने का प्रयास किया और वेरी एक्सप्रेसिव प्रोजेस का इस्तेमाल उसमें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। वो नेशनल मूवमेंट के विरोधी बन गए आने वाले समय में। वो चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स पार्टिसिपेट ना करें नेशनल मूवमेंट में। उन्हें इस चीज़ से डर था कि अगर मुस्लिम्स ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो मुसलमानों से अंग्रेज नाराज़ हो जाएंगे, फिर उनको सहूलियतें नहीं दी जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका ये मानना था कि मुसलमानों का जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से होगा, ना कि पॉलिटिक्स से। इसीलिए उन्होंने बाद में, अंग्रेजों ने इनफैक्ट उनका इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस से डिटैचमेंट इंश्योर करने के लिए या कांग्रेस का विरोध करने के लिए। धीमे धीमे जो कम्युनलिज्म और सेपरेटिज्म के फोर्सेस थे वो इनकरेज होने लगे। यद्यपि उनका जो मूल उद्देश्य था वो शुरू से ही यही था कि वो मुसलमानों के लिए कुछ सहूलियतें अवेल कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ठीक है, ये पूरा आर्टिकल हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में देखा। कुछ स्टेटमेंट हैं, बताइए सही या गलत। सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत। 2013 में अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हिमाल संरक्षक, ये एक स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज है अर्थक्वेक के लिए, गलत। आपको पता है ये स्नो लेपर्ड के लिए था, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, मतलब ये हाल ही में इनिशिएटिव आया है, तो याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड आयुष्मान रेड लिस्ट में स्टेटस इंडेंजर्ड है, यहीं पर गलत हो गया, बाकी तो आप क्या ही पढ़ेंगे, वल्नरेबल है। ILO 1919 में स्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, सही है। सर सैयद अहमद खान, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की, इट्स ऑल्सो करेक्ट। तो आज के इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।